आइए एक पल के लिए ये कल्पना करते हैं, एक अंतरिक्ष यान एक अनजानी, बिल्कुल ही एलियन दुनिया की सतह को छूता है। कुछ पलों के लिए वो मशीन जिंदा थी, लगातार डेटा भेज रही थी, और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आखिरी संदेश के, बस एक पूर्ण रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास की सबसे भयानक और हैरत अंगेज घटनाओं में से एक की गहराई में उतरने जा रहे हैं। हम उस दौर में वापस जाएंगे जब सोवियत यूनियन ने अपने विनेरा प्रोग्राम के तहत एक ऐसे ग्रह पर मशीन भेजने की ठानी जिसे आज नर्क के सबसे करीब माना जाता है। उन चंद पलों में आखिर क्या हुआ था और उस यान ने ऐसा क्या देखा जिसने आज तक वैज्ञानिकों को खौफ और हैरत में डाल रखा है? आइए पता लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का लक्ष्य। आज हम शुक्र यानी वीनस को जिस उबलते हुए नर्क के रूप में जानते हैं, विज्ञान हमेशा से उसे ऐसा नहीं मानता था। एक वक्त था जब साइंटिफिक कम्युनिटी में वीनस को लेकर एक जबरदस्त उम्मीद और आशावाद था। इसे सचमुच पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता था, कारण क्योंकि इसका आकार और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बिल्कुल हमारी धरती जैसी ही थी। स्पेस से देखने पर वीनस घने बादलों से ढका हुआ एक सफेद मोती जैसा लगता था। उन बादलों ने सतह को पूरी तरह से छुपा रखा था, और इसी रहस्य ने उस दौर के वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन लेखकों को यह कल्पना करने की पूरी आजादी दे दी थी कि शायद उन बादलों के नीचे पानी के विशाल महासागर हों, या शायद वहां जीवन पनप रहा हो, या कोई हरी भरी ट्रॉपिकल दुनिया छिपी हो। ये सब सोचना ही कितना रोमांचक लगता है ना। खैर, ये वो दौर था जब अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान की खोज का विषय नहीं था, बल्कि शक्ति और दबदबे का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका था। स्पेस रेस में दो महाशक्तियां पूरी तरह से अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी थीं। एक तरफ जहां अमेरिका अपने अपोलो मिशन के जरिए अपनी सारी ताकत और ध्यान चंद्रमा पर केंद्रित कर रहा था, एक ऐसा लक्ष्य जो आसमान में साफ और स्पष्ट दिखता था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने अपने वेनेरा प्रोब्स के जरिए एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। उनका लक्ष्य था शुक्र, एक ऐसा ग्रह जिसकी सतह को आज तक किसी इंसानी आंख या मशीन ने नहीं देखा था। ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं था, ये उस अज्ञात पर विजय प्राप्त करने की एक ऐतिहासिक जिद थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में प्रवेश। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन घने बादलों ने किसी स्वर्ग को नहीं, बल्कि एक बेहद हिंसक सच्चाई को छुपा रखा था। शुरुआती वेनेरा मिशंस, खासकर वेनेरा 1 से लेकर वेनेरा 6 तक के नतीजे काफी निराशाजनक रहे। ये मिशंस बुरी तरह फेल हुए, और सच बात तो ये है कि ये कोई आम चुनौती नहीं थी। कुछ प्रोब्स का तो वीनस तक पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में संपर्क टूट गया, और जो शुक्र के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर तक पहुंचे भी, उनका हाल और भी बुरा हुआ। वो निचली सतह तक पहुंचने से बहुत पहले ही टिन के डिब्बों की तरह बुरी तरह कुचल दिए गए। एक के बाद एक सारी मशीनें टुकड़े टुकड़े हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये ग्रह खुद अपना बचाव कर रहा हो और इंसानी इंजीनियरिंग को बेरहमी से हरा रहा हो। हर नाकामी के साथ ये एहसास और भी गहरा होता गया कि वहां किसी आम ग्रह से सामना नहीं हो रहा था। शुक्र बेहद शत्रुतापूर्ण यानी हॉस्टाइल था। वैज्ञानिक जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे, शुक्र उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और हिंसक निकला। वहां का तापमान सोची हुई हदों से बाहर था और दबाव एक असंभव स्तर पर था। जहरीली गैसों ने पूरे ग्रह को घेर रखा था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि सोवियत इंजीनियर्स इन विफलताओं से डरे नहीं। उन्होंने इन हिंसक रिजेक्शंस को हार नहीं माना, बल्कि एक विशाल इंजीनियरिंग चैलेंज के रूप में देखा। उनके लिए अब यह साबित करने की जिद बन गई थी कि चाहे कुछ भी हो, वो नर्क में भी अपनी मशीन उतार कर रहेंगे। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, नर्क के लिए बनी मशीनें। तो जब माहौल ही आपको मिटा देने पर तुला हो, तो स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदलना ही पड़ता है। सोवियत इंजीनियर्स ने वो नाजुक हिस्से और स्टैंडर्ड डिजाइन्स पूरी तरह से छोड़ दिए जो आमतौर पर अंतरिक्ष खोज में इस्तेमाल होते थे। उन्होंने टाइटेनियम का इस्तेमाल शुरू किया। इन नई मशीनों को एक पूरी तरह से गोल यानी स्फेरिकल आकार दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो भयानक दबाव को हर तरफ से बराबर सह सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करने से ठीक पहले प्रोब को अंदर से बेहद ठंडा यानी प्री चिल करने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम लगाए गए थे। सोचकर देखिए, ये अब तारों को देखने वाले नाजुक वैज्ञानिक उपकरण नहीं बचे थे। ये सचमुच के बख्तरबंद टैंक बन चुके थे जिन्हें खास तौर पर नर्क की भट्टी में घुसने के लिए ढाला गया था। इन अरबों डॉलर की मशीनों का मकसद अब महीनों या सालों तक डेटा जमा करना रह नहीं गया था। उनका सिर्फ एक ही और अकेला लक्ष्य था, सर्वाइवल। किसी भी तरह बस जिंदा बचना।
एक ऐसी जगह पर जहां हर एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा हो। इन मशीनों की जिंदगी की उम्मीद अब सालों में नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनटों में मापी जा रही थी। ये साइंस से कहीं ज्यादा अब अपना अस्तित्व बचाने की एक हिंसक और फिजिकल लड़ाई बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, खौफनाक ग्रहीय उतार। अब उस पल के बारे में विचार करते हैं जब वो बख्तरबंद प्रोब शुक्र के वायुमंडल को चीरता हुआ अंदर घुसता है। ये सच में एक भौतिक युद्ध की शुरुआत थी। जैसे जैसे मशीन नीचे आती है, तापमान बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। दबाव इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगता है कि मशीन की दीवारें चरमराने लगती हैं। पैराशूट खोलना भी अपने आप में मौत का एक गेम बन चुका था। ध्यान दीजिए, अगर पैराशूट बहुत जल्दी खोला गया तो प्रोब बहुत धीरे धीरे उतरेगा और सतह तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही उबलकर पिघल जाएगा। और अगर बहुत देर से खोला गया तो वो सीधे सतह से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। एक एक सेकंड की कैलकुलेशन जरूरी थी। 450 डिग्री सेल्सियस, इस आंकड़े की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ये गर्मी का वो स्तर है जो लेड यानी सीसे जैसी धातु को भी आसानी से पिघला देता है। इस तापमान में किसी भी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे पलक झपकते ही भस्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। और प्रोब ठीक इसी आग की भट्टी के बीचों बीच से होकर तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। और हैरानी की बात यह है कि गर्मी अकेली दुश्मन नहीं थी। पृथ्वी से 90 गुना अधिक दबाव। ये कैसा लगता होगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई धरती पर किसी महासागर की हजारों फीट की गहराई में फंसा हो, जहां पानी का वजन सब कुछ पिचका दे। लेकिन फर्क ये था कि यहां पानी की ठंडक के बजाय ये विशाल दबाव उबलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड का था। इतने भयानक दबाव में गैस सुपर क्रिटिकल स्टेट में आ जाती है। इसका मतलब है कि वो एक ही समय में गैस और तरल यानी लिक्विड दोनों की तरह बर्ताव करती है। ये एक कुचल देने वाला, दम घोटू और उबलता हुआ लिक्विड था जो मशीन को हर तरफ से निगलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर हर साइंस, हर प्रेडिक्शन और हर आशंका को गलत साबित करते हुए मशीन बच गई। साल 1970 में वेनेरा 7 यानी वेनेरा 7 ने इस बेहद भयानक और क्रूर उतार को किसी तरह पार कर लिया और आखिरकार सतह को छू ही लिया। मानव इतिहास में यह पहली बार था जब पृथ्वी से भेजी गई किसी चीज ने सफलतापूर्वक एक दूसरे ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और वहां से जिंदा रहकर डेटा भेजना शुरू किया था। यह बिल्कुल इंजीनियरिंग की एक अभूतपूर्व और कमाल की विजय थी। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, सतह से पहली तस्वीरें। इसके बाद के मिशंस जैसे वेनेरा 9 और वेनेरा 13 ने तो और भी कमाल कर दिया। उन्होंने वहां की तस्वीरें भी भेजी। इन तस्वीरों को लेने के लिए इंजीनियर्स को क्वार्ट्ज के स्पेशल कैमरा लेंस बनाने पड़े थे जो उस सुपर क्रिटिकल दबाव में ना चटके और ना ही पिघलें। और जब वो तस्वीरें धरती पर आईं तो उन्होंने शुक्र के बारे में हमारी सारी समझ को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। वहां दूर दूर तक कोई महासागर नहीं थे, हवा पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की थी, आसमान में सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के घने बादल छाए हुए थे। और सबसे अजीब बात, वहां का आसमान नीला या काला नहीं था, वो एक अजीब सा भारी, घुटन भरा और चमकता हुआ पीला आसमान था। एक सच्चा रियल लाइफ ग्रहीय नर्क। उन पहली धुंधली और डिस्टॉर्टेड तस्वीरों के साफ होने पर एक बात पूरी तरह तय हो गई थी। एक बंजर परिदृश्य, कोई हलचल नहीं, कोई जीवन नहीं, बस एक खौफनाक सन्नाटा। ये कोई हरा भरा ट्रॉपिकल स्वर्ग नहीं था, ये पूरी तरह से एक मृत, खामोश और वीरान जगह थी जिसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन तस्वीरों में दिखने वाली गहरी चट्टानें और सपाट इलाके बिल्कुल भी रैंडम या आम नहीं लग रहे थे। जियोलॉजिस्ट्स ने तुरंत पहचान लिया कि वो चट्टानें बेसाल्टिक थी, जो इस बात का पुख्ता सबूत थी कि वहां कभी भारी ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो ये कि वहां पानी से होने वाले कटाव यानी वाटर इरोजन का नामो निशान तक नहीं था। सतह का वो आकार एक अत्यधिक लंबे, सूखे और हिंसक भूगर्भीय इतिहास की कहानी चीख चीख कर बयान कर रहा था। और अब हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, शुक्र के अनसुलझे ब्रह्मांडीय रहस्य। ये तो तय था कि इन असाधारण मशीनों का जीवन काल बहुत ही छोटा होने वाला था। सबसे लंबा जिंदा रहने वाला प्रोब भी मुश्किल से 2 घंटे तक ही टिक पाया। आखिरकार उस बेहद आम और लाचार मशीन के अंदरूनी कूलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स सचमुच उस भयानक भट्टी में बेक होने लगे, पिघलने लगे। धरती पर आने वाला ट्रांसमिशन कमजोर पड़ने लगा, सिग्नल टूटने लगे और फिर वो पूरी तरह से रुक गया। उस भयानक ग्रह ने आखिरकार उस इंसानी मशीन को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया।
प्रोब्स तो जरूर नष्ट हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अस्तित्व के ऐसे बड़े सवाल छोड़ गए जो आज भी वैज्ञानिक गलियारों में गूंजते हैं। ये प्रोब्स उम्मीद से ज्यादा समय तक कैसे बचे रहे? और क्या शुक्र वास्तव में एक समय में हमारी पृथ्वी जैसी ही खूबसूरत दुनिया था? वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद वहां कभी लिक्विड पानी के महासागर थे, लेकिन फिर वहां रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो गया। जैसे जैसे सूरज और ज्यादा गर्म होता गया, शुक्र के महासागर उबलने लगे। इसकी वजह से वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इस घटना ने एक ऐसा अंतहीन और जानलेवा फीडबैक लूप बना दिया जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता था। और यहीं पर आज का ये गहरा एक्सप्लेनर अपने अंत की तरफ आता है, एक आखिरी लेकिन बेहद खौफनाक सवाल के साथ। अगर शुक्र कभी बिल्कुल धरती की तरह ही था, अगर एक ऐसा ग्रह जो हर मायने में पृथ्वी का जुड़वा था, वो किसी रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ऐसे घुटन भरे उबलते हुए नर्क में तब्दील हो सकता है, तो इसका इस धरती के लिए, इस धरती के भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या ये हमारे लिए एक आईना है? ये ब्रह्मांडीय चेतावनी शुक्र के उन घने पीले बादलों के नीचे आज भी दफन है। नई चीजें सीखते रहिए और ब्रह्मांड के इन अनकहे रहस्यों पर जरूर विचार करते रहिए।